सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर कैटेगराइज किया गया है, पावर का डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, पावर फैक्टर क्या है। तो ये सारे डिटेल्स आज के इस सेशन में आपको धीरे धीरे हम लोग कवर करते जाएंगे। व्हाट इज पावर? पावर का डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो पावर को क्या लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड। पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, कि किसी भी सर्किट में, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किस रेट से, किस टाइम्स के रेस्पेक्ट में किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो बिफोर डेल्विंग इनटू द एक्टिव पावर, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. Power refers to the rate of doing work or the rate at which energy is transferred from one system to another, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में. In electrical circuits, power is defined as the rate at which electrical energy is transferred by a circuit and is measured in watts. तो dw by dt से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. द इंस्टेंटेनियस पावर, कि इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. तो ये एक टर्म है इंस्टेंटेनियस पावर या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट. तो ये इसका टेक्निकल मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, कि ये कुछ इस तरीके से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और वेवफॉर्म है, राइट. ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या इस तरीके से वेवफॉर्म देखने के लिए मिल रहा है ओमेगा टी. अब ये तो वेवफॉर्म है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू वी एम और इंस्टेंटेनियस वैल्यू V ऑफ t, स्मॉल v ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. Vm साइन ओमेगा टी, ये होता है वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन. करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या हो जाएगा? I ऑफ t इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, इजंट इट. तो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, राइट. अब अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ये मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इस टाइम पे वैल्यू क्या है, इतनी है. इस टाइम पे टाइम और इंक्रीज किए तो वैल्यू इतनी हुई, इंक्रीज हो गई. इस टाइम पे वैल्यू कुछ और है, इस टाइम पे वैल्यू कुछ और है, इस टाइम पे वैल्यू कुछ और है, इस पे कुछ और है, इस पे कुछ और है. सिमिलरली यहाँ 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 भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं. तो किस इंस्टेंट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, कि सपोज करिए मुझे इस T1 T2 T3 से T3 T4 में T2 पे चाहिए, एट T2 चाहिए मुझे आपके वोल्टेज की वैल्यू एट T2 टाइम चाहिए. तो ओमेगा T2 की वैल्यू लेट सपोज इन डिग्रीज अगर हम लोग बात करें तो 20 डिग्री है, ठीक है. अब 20 डिग्री पे अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं V ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या रख देंगे? ओमेगा टी की ये पूरा का पूरा साइन वेव है ना, तो ओमेगा टी कितने डिग्री पे चाहिए हम लोगों को? 20 डिग्री पे. तो ओमेगा टी की जगह पे 20 डिग्री रख देंगे. तो ये आपकी पता चल जाएगी कि V एट 20 डिग्री कितनी है, V एट 20 डिग्री कितनी वैल्यू है ना. तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है. डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मैग्नीट्यूड आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको इंस्टेंटेनियस, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना मैग्नीट्यूड है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वोल्टेज का कितना मैग्नीट्यूड है, करंट का कितना मैग्नीट्यूड है, पावर का कितना मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के नाम से जानते हैं, राइट. तो अगर आपको पावर चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर, तो वोल्टेज का इस तरीके से वेव है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो कि आप 10th-12th में ही कवर कर लेते हैं. तो वोल्टेज ये है, करंट ये है, तो वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वही होगा पावर.
जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो मोर पॉजिटिव होगा, isn't it? और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है वोल्टेज, यहाँ पे भी नेगेटिव है करंट, तो नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करें तो मोर नेगेटिव होगा। तो ये आ गया आपके इंस्टेंटेनियस पावर का वेव फॉर्म, इंस्टेंटेनियस पावर का वेव फॉर्म, राइट, जिसको हम लोग P ऑफ t इज इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे V ऑफ t इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो P पावर अगर लिखना है आपको तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। In direct current, DC current, power can be computed directly using the above formula, voltage multiplied with current, है ना। DC सर्किट्स में हम लोग ऐसे ही करते हैं। Since voltage and current remains constant, वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे DC सर्किट में, वोल्टेज का जो वेव फॉर्म रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और करंट भी कांस्टेंट वोल्टेज V एंड कांस्टेंट करंट I, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लोगों को पावर मिल जाएगा। वहां पे कोई लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है डीसी सर्किट में, बट एसी सर्किट में क्या होता है, लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज हमारे लोड्स जो होते हैं वो लैगिंग लोड्स हो सकते हैं, कैपेसिटिव लोड्स हो सकते हैं, प्योरली रेजिस्टिव लोड हो सकते हैं, like that. In alternating current AC circuit, the voltage and current waveform vary continuously with time. This lead to the classification of power terms in AC like active power, reactive power and apparent power. ये वोल्टेज और करंट के लीडिंग और लैगिंग होने से ही डिफरेंट पावर का कॉन्सेप्ट आता है। अदरवाइज डीसी सर्किट में किसी भी तरीके का कोई रिएक्टिव पावर नहीं होता, अपरेंट पावर नहीं होता, केवल और केवल एक्टिव पावर और रियल पावर होता है, P V multiplied with I, isn't it? Apparent power based on their phase relations, based on their phase relation. तो केवल और केवल पावर इन डीसी सर्किट P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विद I, इतना ही जानते हैं। लेकिन एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के लीडिंग लैगिंग होने की वजह से डिफरेंट पावर का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर को हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्टिव पावर और रियल पावर रेफर्स टू द पावर दैट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड, दैट इज एक्चुअली कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड। ये फैन रोटेट कर रहा है, इस तरीके से फैन रोटेट कर रहा है, इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, हम लोग इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके घर में जो सीलिंग फैन है उसमें वो मूव कर रहा है तो आपको हवा लग रही है, यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका। तो ये हवा जो लग रही है वो किस तरीके का पावर हुई? एक्टिव पावर। ये इलेक्ट्रिकल पावर को रोटेशनल पावर में कन्वर्ट करके हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आपने एसी एयर कंडीशनर ऑन किया तो आपको जो हवा लग रही है वो किसके कारण लग रही है? एक्टिव पावर के कारण, रियल पावर, एग्जैक्ट पावर, ऐसा पावर जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, राइट। उस पावर को हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं। सपोज करिए आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो लिफ्ट यूज करते हैं, उस लिफ्ट में आप बैठते हैं और वो लिफ्ट एक फ्लोर से थर्ड फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लेके जाती है, आपको फोर्थ फ्लोर पे लेके जाती है। तो इसमें किसके कारण जा पा रहे हैं आप? एक्टिव पावर, रियल पावर के कारण जा पा रहे हैं। जेसीबी है, जेसीबी कहीं गड्ढा खोद रहा है तो वो किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है? एक्टिव पावर, रियल पावर के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूटिलाइज कर रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं? एक्टिव पावर, रियल पावर के कारण कर रहे हैं, राइट। So true power is also known as active power. Real power refers to the power that is used actually consumed or utilized in AC circuit. This is the power that effectively operates the electrical circuits or load within the system. It is measured in kilowatts. इसकी यूनिट क्या होगी? किलोवाट्स और मेगावाट्स। वॉट में होती है, फिर वो डिपेंड करेगा कि किलोवाट हो रहा है, मेगावाट हो रहा है या फिर उससे भी ज्यादा हो रहा है, राइट, या माइक्रो वॉट हो रहा है। रिप्रेजेंट द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सिंस रेजिस्टेंस ऑफर नो अपोजिशन, रेजिस्टेंस में क्या होता है? सिंस रेजिस्टेंस ऑफर नो अपोजिशन टू करंट फ्लो, द करंट थ्रू अ रजिस्टर लीड्स और लैग्स the applied voltage by zero phase angle
एज अ रिजल्ट द एक्टिव पावर एक्सप्रेशन फॉर अ रेजिस्टिव एसी सर्किट रेड्यूस्ड टू, तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस इस तरीके से रेजिस्टेंस है, इस तरीके से रेजिस्टेंस है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, है ना। तो ये एनर्जी के फॉर्म में जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो रजिस्टर होगा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण कहीं पे भी करंट फ्लो करता है हीटिंग इफेक्ट होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जिसको हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। इस कॉपर लॉस के कारण टेम्परेचर राइज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो होगी वो डेसिपेट हो जाएगी। देखिएगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये कौन किया, रजिस्टर किया। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज होगा और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस या एंगल डिफरेंस होगा क्या, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी तरीके का कोई लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देता है। अगर इस तरीके से वोल्टेज है रजिस्टर का अक्रॉस में और करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरीके का ही होगा, इसमें कोई भी लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और फाई क्या होता है, एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब ना तो वोल्टेज लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है इन केस ऑफ रजिस्टर, ये ऑलवेज रहेगा रजिस्टर के केस में। जैसा कि हम लोग डीसी सर्किट में बात करते हैं, एंगल वहां पे क्या रहता है, वोल्टेज और करंट के बीच में ऑलवेज 0। तो ध्यान रखिए अगर हम लोग फेजर एसी क्वांटिटी है तो फेजर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो वोल्टेज अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट को भी सेम फेज में रिप्रेजेंट करेंगे इन केस ऑफ रजिस्टर, राइट। तो सिंस रेजिस्टेंस ऑफर नो अपोजिशन, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अपोजिशन टू द करंट फ्लो, लेकिन क्या होता है कोई भी लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एज अ रिजल्ट द एक्टिव पावर एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिव एसी सर्किट रेड्यूस टू ट्रू पावर, केवल वहां पे देखने के लिए मिलेगा एक्टिव पावर टू ट्रू पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट इन फेज विद द वोल्टेज, जैसा कि हम लोगों ने ड्रॉ किया था वोल्टेज इन फेज विद करंट, राइट, और करंट इन फेज विद वोल्टेज। तो ऐसे एक्सप्रेशन रहेगा पावर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस में। एक्टिव पावर P जो होता है, अगर कोई लीडिंग और लैगिंग सर्किट है, मतलब कि इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इंडक्टर में अगर आप एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ का जो वोल्टेज है, लेट सपोज इस तरीके का वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो करंट जो होगा, वोल्टेज देखिए यहां से चालू हुआ था ना, तो करंट यहां से नहीं यहां से चालू होगा, ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। करंट यहां से चालू होगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये कितने डिग्री से लैग कर रहा है, ये करंट जो है कितने डिग्री से लैग कर रहा है, सम फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज से करंट लैग करता है इन केस ऑफ इंडक्टर। वोल्टेज अगर यहाँ पे है तो करंट, अगर प्योर इंडक्टर है तो लैग करेगा, प्योर इंडक्टर नहीं है तो सम एंगल से लैग करेगा, और ये एंगल जो होगा वो फाई होगा, जो एंगल फाई यहाँ पे था, है ना। तो फाई एंगल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक्टिव पावर वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद करंट मल्टीप्लाइड विद पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, जिसको हम लोग कॉस फाई के नाम से जानते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल फाई है, उसका कोसाइन कॉस फाई, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर वी मल्टीप्लाइड विथ आई
फॉर रजिस्टिव सर्किट वेयर थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा लीडिंग लैगिंग होता है क्या, करंट और वोल्टेज एक दूसरे से लीड लैग करते हैं क्या, नहीं। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे पावर का एक्सप्रेशन क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉर रजिस्टिव सर्किट्स P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विथ I, वेयर थीटा इज द फेज एंगल between voltage and current waveforms. For purely resistive circuit, theta is 0 degrees since voltage and current remains in phase. Thus the active power formula is simply the product of RMS voltage and current, RMS voltage and current, है ना। आपके DC सर्किट में ऐसे ही होता है, और AC सर्किट है अगर और प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो V मल्टीप्लाइड विद I, वोल्टेज की RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड विद करंट की RMS वैल्यू। टाइप्स ऑफ पावर के बारे में बात करें, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पावर पैरामीटर डिफाइंड इन एसी सिस्टम बेस्ड ऑन देयर फेज रिलेशनशिप। तो एक्टिव पावर जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिएक्टिव पावर जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एपरेंट पावर जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, it is the portion of supplied power that is consumed or used to perform work, कि एक्चुअल जितनी भी वर्क हो रही है, जो जिसको आप जिस चीज को आप फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं और अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि हाँ वर्क हो रहा है, तो वैसे पावर को हम लोग किसके कारण हो रहा है, एक्टिव पावर और रियल पावर। इसको हम लोग इमेजिनरी पावर बोलते हैं, रिएक्टिव पावर को। इट इज द पोर्शन ऑफ सप्लाइड पावर दैट ऑस्किलेट्स between source and load due to their phase difference but is not consumed in the load measured in volt ampere reactive। तो Q क्या होता है, ये इमेजिनरी पावर है, इसके कारण कोई आपका रियल एक्चुअल वर्क नहीं परफॉर्म कराया जा सकता है। ये फैन इस तरीके से घूम रहा है, आपको गर्मी लग रही थी, अब ठंडे लगने लगा, तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया, एक्टिव पावर के कारण, ना कि रिएक्टिव पावर के कारण, है ना। कूलर का मोटर घूम रहा है जिसके कारण आपको हवा लग पा रही है, किसके कारण, एक्टिव पावर के कारण। और आपके घरों में बल्ब जल रहे हैं, किसके कारण, एक्टिव पावर के कारण। आप लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा पा रहे हैं, किसके कारण, एक्टिव पावर के कारण। रिएक्टिव पावर का नहीं है उसमें रोल। तो रिएक्टिव पावर क्या है, इमेजिनरी पावर होता है। इट इज द पोर्शन ऑफ सप्लाइड पावर दैट ऑस्किलेट्स बिटवीन सोर्स एंड लोड। जैसे कि जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग मेमोरी एलिमेंट बोलते हैं, मेमोरी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। इसमें एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें सप्लाई करिए तो कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकती हैं, देन डिलीवर बैक टू सप्लाई दे देंगी। ये टोटली कंज्यूम नहीं करती हैं उस एनर्जी को। रजिस्टर कैसा एलिमेंट है, रेजिस्टेंस में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप सप्लाई करिए, इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ हीट वो डेसिपेट कर देगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है, देन वो डिलीवर बैक टू सोर्स दे देंगे, सोर्स से एब्जॉर्ब करेगा एंड देन डिलीवर बैक टू सोर्स दे देगा। तो एवरेज एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर क्या होता है, 0। एवरेज एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय कैपेसिटर भी क्या होता है, 0 देखने के लिए मिलता है। अपरेंट पावर, it is the total power supplied by the source and is equal to the vectorial sum of active and reactive power measured in volt amperes। तो इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट में, इसकी VAR में, और इसकी अपरेंट पावर की वोल्ट एम्पियर में यूनिट देखने के लिए मिलती है। और ये फेजर सम होता है आपका एक्टिव पावर का एंड रिएक्टिव पावर का। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज पावर्स पैरामीटर्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड by using the power triangle as shown below। तो पावर ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। अब वो पावर ट्रायंगल कैसा होता है तो ध्यान रखिएगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्टिव पावर को P से, Q से, रिएक्टिव पावर को एंड अपरेंट पावर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेज रिलेशन विथ वोल्टेज इन फेज, है ना, एक्टिव पावर जो मिलेगा तो इन फेज रहेगा, ध्यान रखिएगा। और चलिए हम लोग पावर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर ही लें। दिस पावर ट्रायंगल डायग्राम इलस्ट्रेट दैट द अपरेंट पावर S, मतलब P, Q और S को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्टिव पावर है, ये रिएक्टिव पावर है, और इन दोनों का फेजर सम जो होता है वो अपरेंट पावर होता है। ये पावर ट्रायंगल कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है
ये पावर फैक्टर एंगल होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो फाई होता है, जिसको हम लोग पावर फैक्टर एंगल के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये पावर फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, कॉस फाई होता है। अब रियल पावर को रिप्रेजेंट करना है, ध्यान रखिएगा ये P है और ये Q है ना। तो S को क्या लिखा जा सकता है, S कैन बी रिटन एज रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, या तो एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर लिखना है आपको तो S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, S इज इक्वल टू P प्लस JQ लिख सकते हैं, P प्लस JQ। और अगर इसका मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए आपको तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। और एंगल ऑफ एस अगर आपको निकालना है तो tan इनवर्स Q डिवाइडेड बाई P कर दीजिए, tan इनवर्स Q डिवाइडेड बाई P कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं पावर ट्रायंगल के थ्रू। अब ये अगर एपरेंट पावर है S है और P को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है एपरेंट पावर के फॉर्म में, तो S cos फाई ये एंगल बना रहा है ना, जिस एक्सिस से ये वाली लाइन एंगल बना रही है उसी एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो वो cos फाई के साथ में आता है। अगर अपोजिट एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं तो वो sin फाई के साथ आता है। तो ये S cos फाई यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। तो ये जो आपका पावर देखने के लिए मिल रहा है P इज इक्वल टू S cos फाई लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर इस एक्सिस में रिजॉल्व करते, ये वर्टिकल एक्सिस में रिजॉल्व करते, इसको वर्टिकल एक्सिस में रिजॉल्व करते तो ध्यान रखिएगा इससे एंगल बना रहा है क्या, नहीं इससे एंगल नहीं, इससे एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो इस वाली लाइन को इस एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल एक्सिस में, तो ये S साइन फाई हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, S साइन फाई हो जाएगा, S साइन फाई। और यही S साइन फाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि Q रिएक्टिव पावर होता है जिसको S साइन फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। फिर इसके आगे चाहे किलो लगाइए चाहे मेगा लगाइए, है ना। सिमिलरली इसकी यूनिट VI वोल्ट एम्पियर होता है। अब चाहे इसके आगे K लगाइए चाहे M लगाइए, मेगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, P इज इक्वल टू वॉट होता है। अब इसके आगे K लगाइए चाहे M लगाइए, तो कुछ इस तरीके से पावर ट्रायंगल। फॉर सिंगल फेज AC सर्किट विद साइनसोइडल वोल्टेज एंड करंट वेवफॉर्म गिवन एज वोल्टेज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t लिखते हैं, करंट I इज इक्वल टू। तो AC सर्किट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, साइनसोइडल वोल्टेज एंड करंट। AC सर्किट्स में बात करें तो वोल्टेज और करंट लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज को एज अ रेफरेंस लेते हैं, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू Im साइन ओमेगा t है ना, तो ओमेगा t रख के माइनस थीटा। अब ये थीटा नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपका लोड कैसा है, कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है ना। तो वेयर Vm इज द पीक वोल्टेज एम्पलीट्यूड, Im इज द पीक करंट एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई f। f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। और ये क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली थीटा इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, phase angle between voltage and current. Using the definition of active power as the product of instantaneous voltage and current, the average active power formula is derived is, तो अगर average active power formula चाहिए तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ V of t I of t dt के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला निकल के आएगा, जिसको 1/t अगर हम लोग इजीली सॉल्व करें इसको तो ये क्या होता है, आएगा आपका VI cos फाई, पावर इज इक्वल टू VI cos फाई होता है ना। तो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू, करंट की RMS वैल्यू cos फाई।
वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, करंट की आरएमएस वैल्यू। Thus the final RMS active power formula for single phase AC circuit is VRMS IRMS cos phi और cos theta, phi और theta, है ना। तो ये सब RMS वैल्यू ध्यान रखिएगा। ये वोल्टेज RMS है, करंट RMS है, लेकिन ये क्या है, ये RMS वैल्यू है क्या, ये RMS वैल्यू ऑफ पावर नहीं है, ये एवरेज पावर है ना, एवरेज पावर है ये। क्योंकि ये जो है आपका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, यहाँ टाइम पीरियड है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका एवरेज पावर निकल के आएगा। एवरेज पावर, पावर के कैलकुलेशन में केवल एवरेज पावर के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपके मैक्सिमम पावर या फिर एवरेज पावर के सॉरी आरएमएस पावर के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे एवरेज पावर के बारे में, जो कि वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के बराबर होगा। एवरेज पावर, एक्टिव पावर। फीचर्स ऑफ एक्टिव पावर क्या होता है, सम की फीचर्स ऑफ एक्टिव पावर मेजर्ड इन वॉट्स एंड कॉमनली इन किलोवाट्स और मेगावाट्स। इट इज द रियल पावर कंज्यूम्ड और यूटिलाइज इन लोड सर्किट टू प्रोड्यूस हीट, लाइट, मोशन एक्सेट्रा। Accounts for 100% of the supplied power in pure resistive circuit when power factor is unity, है ना। पावर फैक्टर क्या होगी, यूनिटी होगी रेजिस्टिव सर्किट्स में। ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू लोड। एक्टिव पावर कभी भी लोड से सोर्स में नहीं फ्लो करेगा, वो ऑलवेज सोर्स से लोड में फ्लो करेगा। आपके इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या पावर कुछ टाइम के लिए एब्जॉर्ब करते हैं, देन डिलीवर बैक टू सोर्स कर देते हैं। तो ये रियल पावर सप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। रियल पावर कौन सप्लाई करेगा, केवल और केवल जनरेटर कर सकता है। रियल पावर, एक्टिव पावर, एसी के टर्म्स में बात करें तो रियल पावर, एक्टिव पावर कौन सप्लाई कर सकता है, जनरेटर कर सकता है। जनरेटर जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है वो रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव पावर नहीं सप्लाई कर सकते। वो क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर ही केवल सप्लाई कर सकते हैं, एक्टिव पावर नहीं कर सकते। जनरेटर आपका दोनों कर सकता है, एक्टिव भी रिएक्टिव भी। ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सेम डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू लोड, डज नॉट चेंज डायरेक्शन पीरियोडिकली अनलाइक रिएक्टिव पावर। तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सोर्स से लोड में ही होगा एक्टिव पावर का फ्लो, जबकि रिएक्टिव पावर क्या होगा, लोड से सोर्स में भी जा सकता है। कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनरी वॉट मीटर विच इंटीग्रेट्स इंस्टेंटेनियस पावर ओवर अ टाइम, है ना। तो वॉट मीटर के थ्रू इसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग। तो 1 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर, 3 वॉट मीटर मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये सब आप लोग मेजरमेंट में पढ़ते हैं, तो देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। Difference between active power and reactive power. The key difference between active and reactive power are active power P does actual work, whereas reactive power Q is periodically interchange between source and load. कि सोर्स से कभी लोड में जाएगा, लोड से सोर्स में आएगा। Q के कारण कोई रियल वर्क नहीं परफॉर्म किया जा सकता है। P is measured in watt and contribute to energy uses. बिलिंग जो आपके घर में जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, एक्टिव पावर के। इसी के कारण क्या होता है, आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं वो अपना वर्क परफॉर्म कर पाते हैं एक्टिव पावर के कारण। तो बिलिंग भी जो आपके घरों में जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, एक्टिव पावर के कारण। Q is measured in volt ampere reactive VAR and does not represent real energy uses. In resistive circuit, P accounts for 100% of the total power while Q is 0 in resistive circuit. रिएक्टिव पावर नहीं होता है वहाँ, केवल एक्टिव पावर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई लैगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाउएवर इन मोस्ट लोड बोथ P एंड Q आर प्रेजेंट। सारे के सारे लोड्स में क्या होता है, P एंड Q प्रेजेंट होता है। जैसे कि इंडक्शन मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर, वहाँ पे रजिस्टर भी प्रेजेंट रहेगा इंडक्शन मोटर के रिप्रेजेंटेशन में, और रिएक्टिव एलिमेंट इंडक्टर भी रिप्रेजेंटेटेड रहेगा, है ना। लैगिंग ऑपरेटेड पावर फैक्टर पे वर्क करता है इंडक्शन मोटर आपका। अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता तो वहाँ पे केवल और केवल इक्विवेलेंट सर्किट में
रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी अप्लायंसेस है मोस्टली लैगिंग होते हैं, है ना, मोस्टली लैगिंग देखने के लिए मिलेंगे। लैगिंग इन द सेंस इंडक्टर का इक्विवेलेंट, इंडक्टर का इक्विवेलेंट, तो वहां पे रिएक्टिव पावर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द लोड में P और Q प्रेजेंट रहते हैं। Improving power factor by reducing Q leads to lower current and distribution cost without affecting work output. Improving power factor, तो cos phi ऐसा होता है, cos phi, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कब बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, cos phi और phi जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। जब phi बढ़ेगा तो cos phi घटेगा, और cos phi को बढ़ाने के लिए phi को कम करना पड़ेगा, तब cos phi इंक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं। और जबकि sin phi और phi एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में होता है, phi इंक्रीज होगा तो sin phi इंक्रीज होगा, राइट। जबकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। आप लोग देख सकते हैं ना, sin 30 डिग्री की वैल्यू और sin 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 60 डिग्री की ज़्यादा होगी। जबकि cos 60 की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू से आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज करेगा इसकी वैल्यू कम देखने के लिए मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बात कर रहे हैं, इंप्रूविंग पावर फैक्टर बाय रिड्यूसिंग Q। तो ये P था, ये Q था, ये S था, ये P है, ये Q है, और ये S है, और ये phi है। तो phi की वैल्यू जब रेड्यूस करेगी, phi की वैल्यू जब रेड्यूस होगी तो cos phi इंक्रीज होगा। phi की वैल्यू को चलिए रेड्यूस कर देते हैं हम लोग, ये इस तरीके से सर्किट देखने के लिए मिल गया, P, Q और S। मतलब कि Q इतना मैग्नीट्यूड था, अब Q का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम। तो phi की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे रेड्यूस होने से पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ, cos phi की वैल्यू इंक्रीज हुई। cos phi की वैल्यू इंक्रीज हुई मतलब रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कंपैरिजन करें तो एक्टिव पावर ज़्यादा है सर्किट में, रिएक्टिव पावर कम है। अब इसको रेड्यूस करके कंप्लीटली ज़ीरो कर दें, अगर इसको रेड्यूस करके Q को कंप्लीटली ज़ीरो कर दें और ये S रह जाए, मतलब ये P है, ये Q है और ये S है, इस तरीके का ट्रायंगल है। तो ध्यान रखिएगा, फाई की वैल्यू क्या हो गई, फाई कंप्लीटली रेड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर, और यही क्या है, डिजायर्ड होता है। प्रैक्टिकल सिस्टम का पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। अगर यूनिटी होगा तो केवल और केवल एक्टिव पावर होगा, रिएक्टिव पावर इज अननेसेसरी पावर। वो कोई यूजफुल वर्क दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है। हम लोग क्या डिजायर्ड रहता है हमारे पास, सर्किट में केवल और केवल एक्टिव पावर फ्लो करे। रिएक्टिव पावर कितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है ना, ये हमारा सेंस होता है। रिएक्टिव पावर कितना मिनिमम से मिनिमम हो सकता है, तो उसके लिए यूनिटी पावर फैक्टर डिजायर्ड होता है। यूनिटी पावर फैक्टर पे बेस्ट ऑपरेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हर जगह यूनिटी पावर फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। प्योरली रेजिस्टिव लोड्स में पॉसिबल है यूनिटी पावर फैक्टर, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोड क्या होते हैं, इंडक्टिव लोड होते हैं, लाइक इंडक्शन मोटर। तो reducing Q leads to lower current and distribution cost। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी इससे कम होगी विदाउट अफेक्टिंग वर्क आउटपुट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन और नेटवर्क में इसके बारे में अलग वे में बात करते हैं। ये आपका प्रीवियस 10th-12th में जो आप पढ़ते हैं, पावर फैक्टर एंड इट्स इफेक्ट ऑन एक्टिव पावर। तो पावर फैक्टर अगर प्योरली रजिस्टिव नेचर का है तो 1 होगा, और एफिशिएंसी ऑफ पावर यूज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और एक्टिव पावर डिलीवरी क्या होगी, 100% ऑफ टोटल पावर। S इज इक्वल टू P होता है ना, हम लोगों ने देख लिया। Q की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 टेंडिंग टू 0।
तो S की वैल्यू P के बराबर हो जाएगी। 100% ऑफ द टोटल पावर एक्टिव पावर होगा। अगर 0.8 है, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हुई, फाई की वैल्यू इंक्रीज हुई। रिएक्टिव पावर देखने के लिए मिलेगा क्या, हाँ। तो अगर 0.8 है पावर फैक्टर और कैसा है, लैगिंग है, लैगिंग और लीडिंग दोनों पॉसिबल है। तो लैगिंग अगर है तो इंडक्टिव नेचर देखने के लिए मिलेगा, और इंडक्टिव नेचर अगर है सर्किट का तो एफिशिएंसी ऑफ पावर मॉडरेट होगा 0.8 लैगिंग पे, एंड 80% ऑफ दी अपरेंट पावर यहाँ पे इस पावर ट्रायंगल के थ्रू, कि ये फाई की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हुई है जिसके कारण 0.8 देखने के लिए मिला। अगर 0.5 मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई है, फाई की वैल्यू बढ़ गई है, क्यों, ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो उस सिचुएशन में ये वाला हाईली इंडक्टिव नेचर होगा सर्किट का, और एफिशिएंसी ऑफ पावर यूज पुअर होगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर भी आ गया है, एक्टिव पावर भी है। 50% ऑफ द अपरेंट पावर, 50% ऑफ द एक्टिव पावर की डिलीवरी कितनी हो पाएगी, रिएक्टिव पावर बढ़ता जाएगा तो एक्टिव पावर की डिलीवरी कम होती जाएगी, है ना। पावर एंड करंट रिलेशन, तो ये सम सर्किट सॉरी सम इक्वेशंस हैं। करंट I is equals to power divided by voltage and power factor। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, VI cos phi होता है। तो यहाँ पे करंट अगर लिखना चाह रहे हैं हम लोग तो पावर डिवाइडेड बाय V cos phi लिख सकते हैं, V cos phi, है ना, पावर डिवाइडेड बाय V cos phi cos theta। Taking the active power expression P is equals to VI cos theta, we get I is equals to this, and तो ये रहने दीजिए, उसी को ध्यान में रखिए। तो करंट क्या होता है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर फैक्टर होता है, कि पावर फैक्टर अगर कम होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, पावर फैक्टर अगर ज़्यादा होगा मतलब 1 के आसपास होगा, यूनिटी के आसपास होगा, जैसे 0.8 0.9, तो करंट कम ड्रॉ करेगा। फॉर अ गिवन लोड डिमांड P, a load power factor implies higher circuit current, तो higher circuit current for the same voltage V। Therefore, improving the power factor helps reduce line currents and associated power losses. This is important consideration while designing efficient power system। Active power in three-phase system, तो √3 VL/IL cos phi लिखते हैं हम लोग, पावर का फॉर्मूला √3 आ जाता है थ्री फेज सर्किट में, जहाँ पे VL लाइन वोल्टेज है, IL क्या है, लाइन करंट है। और स्टार के केस में कैसा होता है, ये स्टार और ये डेल्टा, तो स्टार के केस में कैसा होगा, ये जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज होता है ये कहलाता है लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। सिमिलरली ये जो वोल्टेज होगा लाइन टू लाइन, तो ये भी कहलाएगा लाइन वोल्टेज। सिमिलरली ये जो वोल्टेज होगा ये भी कहलाएगा लाइन वोल्टेज, है ना। और ये अगर फेज वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है, तो ये भी फेज वोल्टेज है। लाइन से न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। सिमिलरली इस लाइन से न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज भी, इस लाइन से न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज भी आपका फेज वोल्टेज होगा। लाइन टू न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज होता है। सिमिलरली करंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो दिस करंट इज लाइन करंट एंड दिस करंट इज फेज करंट। तो स्टार के कंडीशन में VL इज इक्वल्स टू √3 VP होता है। सिमिलरली IL इज इक्वल्स टू IP,
दोनों सेम होता है ना। जबकि वोल्टेजेस क्या है, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, देखिए लाइन वोल्टेज ये, फेज वोल्टेज ये, तो डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली डेल्टा में बात करें, डेल्टा की कंडीशन में बात करें तो ये वोल्टेज जो होगा वो लाइन वोल्टेज, ये भी वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और क्या बच गया, ये बच गया, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा ये भी लाइन वोल्टेज होगा। ये जो करंट होगा ये फेज करंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है, दिस इज फेज वोल्टेज, सॉरी फेज करंट। और लाइन करंट अगर लिखना रहे तो दिस इज लाइन करंट। तो हम लोग डेल्टा के केस में लिखते हैं आई एल इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ आई पी, और अगर फेज वोल्टेज लिखना रहे तो दिस इज लाइन वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है दिस इज फेज वोल्टेज, है ना, पर फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो Vp इज इक्वल टू VL होता है इन केस ऑफ डेल्टा, और करंट में √3 का डिफरेंस होता है, इसके जस्ट अपोजिट, राइट। तो ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का डिस्कशन था। पावर, सिंगल फेज पावर VI cos phi, पावर फ्लो स्टेबिलिटी लेस स्टेबल, एप्लीकेशन होम स्मॉल लोड्स, ये सब होता है। थ्री फेज सिस्टम है, √3 VLI और cos phi मोर स्टेबल एंड कंटिन्यूअस कंपेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, और जो कि इंडस्ट्रीज और लार्ज मोटर्स में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक का एक बेसिक आइडिया आपको लगा। फिर हम लोग जब नेटवर्क थ्योरी में बात करेंगे या पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल मशीन में बात करेंगे तो फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग ले सकते हैं, फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, राइट। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि क्या पावर है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। थैंक यू वेरी मच, और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए इस सीरीज में बने रहिए। थैंक यू।